हर चुनावी आंकड़े के पीछे एक इंसानी कहानी होती है। हर जीत और हार के पीछे उम्मीदें, ज़रूरतें और भरोसे की एक पूरी दास्तां छिपी होती है। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी को समझने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के पिटलावद विधानसभा क्षेत्र के जनादेश में लिखी हुई कहानी। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ज़मीनी हकीकत की एक गहरी, एक फॉरेंसिक जांच है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी पिटलावद से शुरू होती है। अब देखिए, नक्शे पर यह सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक ऐसा सियासी अखाड़ा है जहां की मिट्टी, लोग और उनके मुद्दे इसे बहुत खास बनाते हैं। ये एक आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ की राजनीति की नब्ज पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र पर असर डालती है। ये हमारा रोड मैप है कि हम इस विश्लेषण में आगे कैसे बढ़ेंगे। हम जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे और एक असरदार शासन के लिए एक मजबूत रणनीतिक ब्लूप्रिंट तक जाएंगे। तो हमारा पहला पड़ाव, आखिर पिटलावद को तलवार की धार पर खड़ा एक चुनावी मैदान क्यों माना जाता है। देखिए, यहाँ की राजनीति कभी ठहरती नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है और हर चुनाव में एक नया रूप ले लेती है। बस एक नंबर को देखिए, ये अकेला आंकड़ा पूरी कहानी बयां कर देता है। 2.45%। जी हां, सिर्फ 2.5% से भी कम वोटों ने जीत और हार का फैसला कर दिया। मतलब कुछ 100 वोटों का हेरफेर और नतीजा पूरी तरह पलट सकता था। इसी को कहते हैं तलवार की धार पर चलना। तो ये स्विंग सीट होती क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। वो काम देखते हैं, नतीजे देखते हैं और फिर अपना मन बदलते हैं। ये एक बहुत ही जागरूक और अपनी मांगों को लेकर सजग रहने वाले मतदाता का संकेत है, जो हर चुनाव को अप्रत्याशित बना देता है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आखिर पिटलावद के लोग वोट किस चीज के लिए कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ उम्मीदवार या पार्टी को देख रहे हैं, या फिर मुद्दे कहीं ज्यादा गहरे हैं? चलिए इसी को समझते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें लोगों की नब्ज पकड़नी होगी, उस मिट्टी को, उन मौसमों को समझना होगा जो उनकी जिंदगी और उनकी रोजी रोटी को तय करते हैं। याद रखिए, राजनीति हवा में नहीं बल्कि जमीन पर ही पैदा होती है। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है इसकी मजबूत आदिवासी संस्कृति। भील और भिलाला समुदाय, ये दोनों मिलकर यहाँ के लगभग 85% वोटर हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये यहाँ के समाज का, यहाँ के नेतृत्व का और यहाँ की राजनीतिक वफादारी का आधार है। यहाँ की अर्थव्यवस्था सीधे सीधे जमीन और जंगल से जुड़ी हुई है। सिंचाई के लिए पानी, लोकल लेवल पर रोजगार और सबसे बढ़कर उनके जीवन जीने के तरीके का सम्मान, यही यहाँ के असल मुद्दे हैं। जब फसल बारिश पर निर्भर हो और काम के लिए घर छोड़ना पड़े, तो सम्मान के साथ जीने का संघर्ष ही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन जाता है। और ये टाइमलाइन देखिए, ये उस स्विंग पैटर्न को बिल्कुल साफ दिखाती है। पिछले 3 दशकों से सत्ता लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जा रही है। ये हर पार्टी के लिए एक चेतावनी है कि यहाँ के वोटर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। काम नहीं तो बदलाव तय है। चलिए अब जरा ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। हर प्रतिशत, हर वोट शेयर एक मैसेज देता है। हमारा काम है उस मैसेज को डिकोड करना। इस बढ़ते हुए ट्रेंड को देखिए। 2008 में जहां करीब 69% वोटिंग हुई, वहीं 2018 तक ये 82% तक पहुंच गई। अब ज्यादा वोटिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा वोट नहीं होता। इसका मतलब है कि लोग राजनीति में ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं और अपनी आवाज सुनाने की मांग कर रहे हैं। 2023 का नतीजा दिखाता है कि मुकाबला कितना करीबी था, सिर्फ 2.5% का फर्क। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहाँ है। करीब 10% वोट तीसरे मोर्चे के उम्मीदवारों को चले गए। इस 10% के मायने समझिए। ये आंकड़ा जीत के अंतर से लगभग 4 गुना बड़ा है। ये महज वोट नहीं है, ये एक तरह का प्रोटेस्ट वोट है। ये उन वोटरों का साफ संकेत है जिन्हें लगा कि उनकी जरूरतें और उम्मीदें दोनों ही मुख्य पार्टियों द्वारा पूरी नहीं की जा रही थीं। अब आंकड़ों से आगे बढ़कर जनादेश की रणनीतिक बनावट को समझते हैं। हमारा ध्यान किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उन सिस्टम्स पर है जो चुनावी नतीजों को बनाते या बिगाड़ते हैं, क्योंकि चुनाव चेहरों से ज्यादा संगठन और रणनीति से जीते जाते हैं। ये विश्लेषण पूरे मैदान की तस्वीर साफ कर देता है।
एक तरफ उम्मीदवार के गहरे जमीनी रिश्ते जैसी ताकत है तो दूसरी तरफ संसाधनों की कमी जैसी कमजोरी। लोकल मुद्दों पर सरकार को घिरने का मौका है, लेकिन साथ ही वोटों के बंटवारे का भी उतना ही बड़ा खतरा है। सही रणनीति वही है जो इन चारों खानों के बीच संतुलन बना ले। तो इस पूरी जटिल तस्वीर को देखते हुए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? एक रणनीतिक 4 आयामी ब्लूप्रिंट यही इसका जवाब देता है। ये सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि असरदार ढंग से शासन करने का भी एक नक्शा है। ये सिद्धांत चुनौती को 4 अलग-अलग लेकिन जुड़े हुए नजरियों से देखने के बारे में है, ताकि समाज का कोई भी हिस्सा पीछे न छूट जाए। जैसे ब्रह्मा के 4 मुख चारों दिशाओं में देखते हैं, वैसे ही ये सिद्धांत राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और संचार, इन चारों पर एक साथ फोकस करता है। और ये हैं वो 4 चेहरे। पहला, लोक यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, समाज यानी सोशल कनेक्शन। तीसरा, धन यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और चौथा, पत्रकार यानी साफ और सीधा कम्युनिकेशन। ये ब्लूप्रिंट सीधे तौर पर उन 10% नाराज आवाजों को सुनता है और उन्हें जवाब देता है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक बड़े मकसद से कैसे जुड़ता है, क्योंकि किसी भी रणनीति का आखिरी लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना नहीं होता, बल्कि उस सत्ता का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करना होता है। तो सबसे अहम बात यह है, जीत का रास्ता और अच्छे शासन का रास्ता दोनों एक ही हैं, और इसकी शुरुआत होती है लोगों को और उनके डेटा को सुनने से। जब आप लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं तो आपकी रणनीति अपने आप लोगों पर केंद्रित हो जाती है। जैसा कि ये विश्लेषण दिखाता है, सीट का बार बार बदलना या स्विंग होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात का सीधा संकेत है कि क्या लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और क्या वो अपने नेतृत्व पर भरोसा कर पा रहे हैं। जहां भरोसा टूटता है वहां वोटर बदलाव के लिए वोट करता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्या होगा अगर इस तरह का गहरा विश्लेषण नेतृत्व का एक स्टैंडर्ड बन जाए? अगर हर राजनीतिक कदम लोगों की सच्ची जरूरत की समझ पर आधारित हो, शायद तब राजनीति का मकसद ही बदल जाएगा और ये वाकई में जनसेवा बन जाएगी।